जावा बनाने से पहले जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। जावा से पहले जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, ये मैंने उसका प्रोग्राम लिखा। ठीक है बेटा। और ये प्रोग्राम मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाना चाहता हूँ। सो ये है मेरे पास ओएस नंबर 1, ये है मेरे पास ओएस नंबर 2 और ये है मेरे पास ओएस नंबर 3। तो हो सकता है ये विंडोज हो सकता है ये लाइनक्स हो सकता है ये मैक हो। मेरे पास ये कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। अब इसके प्रोग्राम को मुझे इन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलाना है। गॉट इट? रिक्वायरमेंट ये है। तो इसे चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से कंपाइलर बनाना पड़ता था। कंपाइलर C1, कंपाइलर C2 एंड कंपाइलर C3। और फिर ये कंपाइलर इस ओएस के हिसाब से मशीन कोड जनरेट कर देते थे। ठीक। मैंने आपको लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में, एक प्यारा सा रूल बताया था। वो रूल ये था कि बेटा याद रखना, जो हमारा मशीन कोड होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये थंब रूल है, कभी ब्रेक नहीं होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मशीन कोड है वो हमेशा ओएस डिपेंडेंट था, ओएस डिपेंडेंट है और ओएस डिपेंडेंट ही रहेगा। उसे हमेशा ओएस को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है, ओएस के एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। तभी आपने नोटिस किया, मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर अगर कोई भी फाइल चलाते हो तो उसका एक्सटेंशन बताओ क्या होता है बिटिया? कोई भी फाइल जो एग्जीक्यूट करते हैं विंडोज में, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? आप बताओ बेटा। गलत बात। बीटेक करने वाले बच्चे अगर ये ना बताए तो थोड़ा शेम शेम हो जाता है फिर। डॉट ई हाँ बेटा, पता है आपको, ऐसी बात नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा। डॉट ई फाइल चलती है ना बेटा हर चीज की इंस्टॉलेशन। क्या ये डॉट ई लाइनक्स पे चल जाएगी एज इट इज? नहीं चलती। क्या ये डॉट ई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगी? नहीं चलती, क्योंकि वो डॉट ई फाइल सिर्फ किसके हिसाब से बनाई गई है? विंडोज के हिसाब से। ठीक है। इसी वजह से हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से क्या बनाना पड़ता था? कंपाइल। ठीक। अगर जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कल, मैंने ली थी एक लैंग्वेज सी। सी लैंग्वेज को अगर विंडोज पे चलाते हो तो इसका एक कंपाइलर आता है टर्बो सी, नाम सुना? ठीक है। इसी सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को अगर आप चलाते हो लाइनक्स पे तो आता है एनसाई सी। ठीक। जो कि लाइनक्स के हिसाब से मशीन कोड में बदलता है। मैक के लिए बॉर्डलैंड सी। ये सी इतने टाइप की नहीं होती, सी लैंग्वेज तो एक है, ये सब क्या है उसके अलग अलग कंपाइलर। तो जावा से पहले ये कहानी हुआ करती थी। जावा से पहले जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास थी, हमें हर लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से एक सेपरेट कंपाइलर बनाना पड़ता था। एंड दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम दे वर फेसिंग। वो कंपाइलर ही नहीं बना पाते थे हर लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से। ठीक। और कंपाइलर मेकिंग में ही उन्हें प्रॉब्लम आती थी। तो यहां से उन्होंने सोचा क्यों ना एक नई लैंग्वेज बनाई जाए जिसका एक यूनिक कंपाइलर हो फॉर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ही कंपाइलर हो। कुछ इस तरह से ये एक नई लैंग्वेज डेवलप करते हैं, उसका एक यूनिक कंपाइलर बनाते हैं, ये कोड इसको देंगे और ये कंपाइलर एक कोड बाहर निकालेगा जिसे आप इस ओएस पे भी पेस्ट कर दो, इस पे भी पेस्ट कर दो और ये आसानी से चल जाएगा। आपको उस लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से कंपाइलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। बस यही दिमाग में रख के उन्होंने लैंग्वेज बनानी शुरू करी एंड दे केम आउट विद द लैंग्वेज कॉल्ड जावा। जावा डिड इट क्वाइट ब्यूटीफुली। जावा का एकमात्र कंपाइलर है। जावा में आप सोर्स कोड लिखिए, उसके कंपाइलर को दीजिए, ये आपको एक कोड निकाल के देगा। बस उस कोड को जेब में डालो और चल पड़ो। जिस ओएस में चलाना है पेस्ट करो, रन करो, पेस्ट करो, रन करो,
पेस्ट करो, रन करो। आपको कभी भी उस कोड में ओएस के हिसाब से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो अब नीड समझ में आ गई होगी। जावा से पहले क्या होता था, हर लैंग्वेज का हर ओएस के हिसाब से एक सेपरेट कंपाइलर हमें बनाना पड़ता था, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है, जिसकी अब हमें जरूरत नहीं। ठीक, जावा ने कहा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यूज करो, मेरा एक ही कंपाइलर है, मेरे अंदर सोर्स कोड लिखो, मेरे कंपाइलर को दो, वो आपको एक कोड दे देगा, फिर आप उसे जाके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पेस्ट कर सकते हैं और आंख बंद करके चला दीजिए। आपको उसमें कोई सिंगल कैरेक्टर भी चेंज नहीं करना अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए तो आज जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो लोग जावा में डेवलप करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उन्हें टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, कि कौन सा है, चलेगा या नहीं चलेगा, सब पे चलेगा। एक बार आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो और फिर आप किसी को भी सेल करो, उस बंदे के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ओएस डिपेंडेंसी नहीं है। जबकि पहले लैंग्वेजेस में ऐसे हुआ करती थी, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, माइक्रोसॉफ्ट की एक लैंग्वेज है C#, माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है विजुअल C++, है ना। इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ये सिर्फ विंडोज में ही चलते हैं, आप इन्हें किसी और ओएस में नहीं चला सकते। तो अगर आपने C# या विजुअल C++ यूज करके कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई एक प्रोडक्ट बना दिया अच्छा सा, मान लिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और एक हॉस्पिटल को सेल करने गए, वहां माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अलावा अगर कोई और ओएस होगा तो वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वहां चलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे ये देखना है, ये सिखाना है आपको कि जावा ने अपने कंपाइलर में ऐसा क्या जादू कर दिया कि इससे निकला कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी खूबसूरती से चल जाता है। हमें ओएस के हिसाब से उसमें सिंगल कैरेक्टर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ हमें जावा का आर्किटेक्चर और उसकी वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाए।